नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी देह की कीमत, जिसे लिखा है तेजेंद्र शर्मा जी ने। परमजीत कौर अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। उसकी आंखें सामने पड़े कलश पर टिकी हुई थी। उसका 2 वर्षीय पुत्र गहरी नींद सो रहा था। कमरे की निस्तब्धता को उसके पुत्र की जुकाम से बंद नाक की सांस की आवाज़ ही भंग कर रही थी। कमरे का टेलीविज़न भी चुप था। टेलीफोन भी गला बंद किए कोने में पड़ा था। किंतु यह चुप्पी किसी शांति का प्रतीक नहीं थी। परमजीत के मन में तूफान की लहरें भयंकर शोर मचा रही थीं और फरीदाबाद के सेक्टर 15 के बाहर एक कुत्ता जोर से रो रहा था। रोना तो अब शायद पम्मी के जीवन का अभिन्न अंग बनने वाला था। पम्मी? हाँ, हरदीप उसे इसी नाम से तो पुकारा करता था। पम्मी और हरदीप एक दूसरे के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुके थे। पम्मी का उजला खिला रंग रूप, बेदाग मुलायम चेहरा और अंग्रेजी ऑनर्स तक की पढ़ाई, यही सब गुण तो उसे फरीदाबाद के सेक्टर 18 से सेक्टर 15 तक ले आए थे। हरदीप ने पम्मी को अपने किसी रिश्तेदार के विवाह में देख लिया था। बस तभी से बीजी के पीछे पड़ गया था। बीजी, जे ब्याह करना है तो बस उस लाल सूट वाली से। लाल सूट वाली दा नाम तब पूछ लेंदा। बीजी को अपने पुत्र की व्यग्रता कहीं अच्छी भी लगी थी। उनका लाडला बेटा जापान जाने की तैयारी में है। वहाँ से कोई चपटी नाक वाली जापानी पत्नी उठा लाया तो बीजी का क्या होगा। बीजी लग गई लाल सूट वाले की तलाश में। तलाश जाकर पूरी हुई सेक्टर 18 में। बीजी के मन में थोड़ा झटका लगा। पुत्र की पसंद टिकी भी तो जाकर सेक्टर 18 में। भला 15 सेक्टर वाले 18 वालों के घर लेकर रिश्ता जाए तो कैसे। बात बड़ी सीधी सी है। सेक्टर 15 है कोठियों और बंगलों वाला सेक्टर। हर बंगले में कम से कम एक कार तो है ही। और सेक्टर 18 में है हाउसिंग बोर्ड के 2 कमरों वाले मकान। बीजी सोच में पड़ गई। बीजी सोचते सोचते ही सेक्टर 18 में पहुंच गई। भला सा घर, सीधे सादे लोग, छोटा सा परिवार। सरदार वरयाम सिंह, पत्नी सुरजीत कौर, परमजीत और छोटा भाई सुखविंदर। बस इतना ही परिवार। दीवार पर गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के चित्र और लाल कपड़े में लिपटा गुरु ग्रंथ साहिब परिवार के आस्तिक होने का ऐलान कर रहे थे। बाहर गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर पर आवाज आ रही थी। श्लोक महल्ला 5वां। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जहां जहां काज कीरत सेवक की। बीजी को लगा ऐसे समय में यह श्लोक उनकी सफलता का ऐलान है। परमजीत उस दिन कॉलेज नहीं गई थी। उसे हल्का सा बुखार था। बुखार में जो लड़की इतनी सुंदर लग सकती है, वह सजने संवरने के बाद क्या लगेगी। वरयाम सिंह और सुरजीत कौर प्रसन्न की उनकी बेटी विवाह के बाद नज़दीक भी रहेगी और रहेगी भी सेक्टर 15 में। होने वाला जमाई जापान में काम करता है। माता पिता के लिए इतना ही काफ़ी था। उन्हें हाँ करने में देर ही कितनी लगनी थी। वे दोनों भी कन्यादान कर स्वर्ग में अपना स्थान पक्का करने की योजना बनाने लगे। परमजीत को तो कन्यादान शब्द से ही वितृष्णा हो उठती थी। दान वाली वस्तु बनना उसे गवारा नहीं था। इसीलिए विवाह कचहरी में करना चाहती थी। परंतु शादी विवाह के मामले में बेटियों को नहीं बोलना चाहिए। संभवतः इसीलिए परमजीत बोलना चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। और लाल सूट वाली कुड़ी लावा फेरे लेकर ज्ञानियों के श्लोकों पर सवार होकर सेक्टर 18 से 15 के बीच की सड़क लांघ गई। रास्ते में भीम बाग और जैन मंदिर उसके विवाह के मूक साक्षी बने खड़े थे।
साक्षी बनने के लिए बिजली तैयार नहीं थी, इसलिए तो जब घर पहुंचे तो बत्ती नदारद थी। फरीदाबाद में बिजली तो हर रोज़ गुल हो जाती है। दिन में लगभग 4 से 6 घंटे तो बत्ती के बिना बिताने ही पड़ते हैं। साडे घर बिजली दी की ज़रूरत है जी। साडी तां बहू ही ऐनी चमकीली है कि सारा घर उजला होया पाया है। बीजी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। उजली बहू तो आज भी घर में है, पर आज घर में गहरा काला अंधेरा छाया हुआ है। बीजी अपने कमरे में रो रो कर आंखें सुजा रही हैं, तो हरदीप के दोनों भाई अपनी भाभी को पत्थर दिल करार दे रहे हैं। चुप है तो केवल दारजी। दारजी ने सदा ही पम्मी को पिता का सा प्यार दिया है। वास्तव में उनका व्यवहार सरदार वरयाम सिंह के साथ समधियों जैसा रहा ही नहीं। दोनों ऐसे दोस्त बन गए जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। निकले भी तो पड़ोसी ही। सरदार वरयाम सिंह मौंड मंडी के रहने वाले थे और दारजी का बचपन मानसा में बीता था। भला मानसा और मौंड में दूरी ही कितनी थी? बस इतनी ही दूरी फरीदाबाद में भी थी। किंतु हरदीप तो बहुत दूर चला गया था। हरदीप को दूर जाने का शौक भी बचपन से ही था। उसके ताऊजी जब से ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे, तब से हरदीप के मन में बस एक ही साध थी कि कहीं विदेश में जाकर ही बसना है। पर पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन लगता ही नहीं था। बस किसी तरह दारजी के रसूख से हर वर्ष पास हो जाता था। परंतु हायर सेकेंडरी में तो बोर्ड की परीक्षा होती है, वहाँ तो रसूख नहीं चलता है ना। बस उसी साल थोड़ी मेहनत की थी। बीए की डिग्री तो कुकुरमुत्तों की तरह उसे किसी पब्लिक कॉलेज से खरीद ली गई थी। खरीदने को तो दारजी नौकरी भी खरीद देते, परंतु हरदीप को तो ना नौकरी करनी थी और ना ही दारजी के व्यापार में हाथ बटाना था। उसे तो किसी भी तरह विदेश जाना था। बस वहाँ जाना था, पैसा कमाना था और ऐश की ज़िंदगी जीनी थी। उन्हीं दिनों एयरलाइंस में उड़ान परिचारकों की नौकरी निकली थी। विदेश की सैर का खुला न्योता। हरदीप को कहीं से भनक लग गई कि पगड़ी धारक सिखों को यह नौकरी नहीं मिल सकती। बस कर आया केशों का अंतिम संस्कार, कर दिया दारजी की भावनाओं का खून, हो गई नौकरी की तैयारी। पर क्या नौकरी ऐसे मिलती है? लिखित परीक्षा देनी होती है, पास करनी पड़ती है, साक्षात्कार या फिर तगड़ी सिफारिश। हरदीप के पास तो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए कोई भी बाधा लांघ नहीं पाया। पहली ही सीढ़ी से फिसल कर गिर पड़ा। आज पम्मी ना जाने कितनी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी है। उसमें उठकर बैठने की ना तो ताकत ही है और ना ही हिम्मत। ऐसा कैसे हो जाता है? एक ही घटना आपके समूचे जीवन को कैसे तहस नहस कर देती है। जिजीविषा बहुत निर्दयी वस्तु होती है, इंसान को जीवित रहने के लिए मजबूर करती रहती है। वरना क्या आज पम्मी के पास जीने का कोई बहाना है? उसके जीवन पर छाया अंधेरा तो और भी विकराल होता जा रहा है। अंधेरे में जीने का अभ्यास है पम्मी को, तभी तो बीजी की कटु बातें और देवरों का निर्दयी व्यवहार भी उस अंधेरे को चीर कर उसे छत विछत नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो पहले ही कहंदी सी कुड़ी मंगली है, इत्थे ब्याह नहीं करना। मेरी तां कदी कोई सुनदा ही नहीं। बीजी का विलाप जारी था। ना उसके माँ पयो ने कुछ छुपाया था क्या? साफ साफ बोल देता था कि हमारी कुड़ी तां मंगली है। उस वक्त तो तेरे काके ने ही कह दिया था कि वो इन बातों को मानता ही नहीं। फिर आज किस बात की शिकायत है? मेरा तो पुत्र चला गया, तुसी मैनू ही लेक्चर दे रहे हो। ओए, जो तेरा पुत्र गया है तो उस अभागन का भी तो
खसम चला गया। ओए सोच भागवाने, विधवा का जीवन किसी को चंगा लगता है? हाय ओए, कुड़ी ना निकली, डायन निकली। लोको माँ पयो ने अपनी डायन हमारे हवाले कर दी थी। हुण मैं की करा जी? करना क्या है, बस अपनी बहू नू संभालो। हरदीप की निशानी है उसदे पास, निके बच्चे नू उसने संभालना है। मैं तो कहता हूँ। और दारजी चुप हो गए। की कहंदे हो? कुछ बोलो ता सही। मैं तो कहता हूँ असी आप ही थोड़े वक्त के बाद कुड़ी दा दूसरा ब्याह कर दें। कुड़ी दा जीवन संवर जाएगा ते साड़ी इज्जत रह जाएगी। हाय ओ रब्बा, कैसा बाप है ये बंदा। अभी पुत्तर नू मेरे हफ्ता नहीं होया ते बहू दे दूजे ब्याह दी गल करदा पया है। हाय ओए, अपने बैण बस कर, पम्मी की तरफ ध्यान दे। दारजी का धैर्य चुकता जा रहा था। पम्मी अब भी उस कलश को ताके जा रही थी। जो मरा है उसकी राख इसी कलश में पड़ी है। मरने वाला मरा भी तो जापान जाकर। काका जापान लया? बीजी की बात सुनकर पम्मी की हंसी छूट गई थी। भला उनका काका पूरा जापान कैसे ला सकता है? किंतु आज तो उसी जापान ने उनके काके को और पम्मी के हरदीप को पूरे का पूरा निगल लिया था। जापान जाने की हट भी तो हरदीप की ही थी। कोई पक्की नौकरी तो वहाँ थी नहीं। फिर भला क्या आवश्यकता थी वहाँ जाने की? विवाह से पहले पम्मी को यह कहाँ बताया गया था कि काका अवैध तरीके से जापान जाता है और 2-3 वर्ष वहाँ बिताकर जेबें भर कर वापस आ जाता है। क्यों जी, आप ऐसा इल्लीगल काम क्यों करते हैं? अगर कभी पकड़े गए तो? ओए झलिए, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो यह ऐशो आराम के सामान कैसे जुटाएंगे? यह सारी इंपोर्टेड चीज़ें कहाँ से आएंगी? मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है जी। आप बस यहीं रहिए जी। हम बस अपनी दाल रोटी में ही खुश हैं। तो आदरणीय पम्मी जी, तुसी दाल रोटी विच खुश रहो ते बस आ ही खांदे रहो। सरदार हरदीप सिंह दाल रोटी में खुश रहने के लिए नहीं पैदा हुआ। नहीं जी, मैं अब आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। आप एक बार तो वहाँ हो ही आए हैं, शौक तो पूरा हो ही चुका है। फिर दोबारा जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ दारजी का अच्छा भला बिजनेस है, वही संभालिए। ओए, तुम जनानियों को मर्दों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। तुम अपना घर संभालो। बस पैसे कमाना हम मर्दों का काम है, वो हमारे ऊपर ही छोड़ दो। बुरी तरह से आहत हो गई थी पम्मी। उसने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि घर के आंगन में गाय की तरह बंधी खड़ी रहे और पति अपनी मनमानी करता रहे। पम्मी अपने पति के हर काम में बराबर की भागीदार होना चाहती थी। उसे अपने काम में भागीदार बनाना चाहती थी, उसकी ताकत बनना चाहती थी। पर काका तो दारजी और बीजी की कमज़ोरी था। वो भला एक कमज़ोरी की ताकत कैसे बन पाती? ताकत की तो पम्मी में कोई कमी नहीं। उसका चरित्र इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी मुसीबत का सामना करने में सक्षम है। परंतु जब से हरदीप ने उसे बताया है कि वह किस तरह अवैध तरीके से टोक्यो पहुंचता है, तो उसकी शक्ति भी जवाब देने लगी थी। बड़ी सीधी सी जुगत है पम्मी। 3 वर्ष पहले भी चल गई थी, अब की बार भी चल जाएगी। अपना एजेंट हमें दिल्ली से बैंकॉक तो अपनी देसी एयरलाइन से भेजेगा, वहाँ से सिडनी का टिकट बनवाएगा वाया टोक्यो। टोक्यो में 8 घंटे का ट्रांजिट हॉल्ट होगा। बस उसी 8 घंटे में अपना एजेंट हमें एयरपोर्ट से बाहर निकाल कर ले जाएगा। मैं पहुँच जाऊँगा टोक्यो में अपने अड्डे पर। मुझे तो डर लगता है जी। ओए, मैं वहाँ कोई अकेला थोड़ी होऊंगा। कितने लड़के पाकिस्तान से होते हैं, कितने बांग्लादेशी
और कितने अपने पंजाबी भाई। यही नहीं, फिलीपीन और कोरिया वाले भी इल्लीगल होते हैं। पर होते तो इल्लीगल ही है ना जी। ओ, तू यहाँ कानूनी और गैर कानूनी के चक्कर में पड़ी है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी बनाने की फ़िक्र है। पम्मी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके पल्ले तो यह बात ही नहीं पड़ रही थी कि इतने पचड़ों में पड़कर जापान जाने की ऐसी मजबूरी क्या है। क्या इसी को ज़िंदगी बनाना कहते हैं? पर काका तो बहुत अक्लमंद है ना। पिछली बार ही 5 लाख बचा कर लाया था। इम्पोर्टेड चीज़ें अलग। भला सफल आदमी भी कभी गलत हुआ है? किसकी मजाल जो सफलता को उसकी कमियां बता सके। फिर पम्मी ही भला कैसे अपने हरदीप को समझा सकती थी। उल्टा हरदीप ने ही उसे समझा दिया था। हरदीप के समझाने का नतीजा भी महीने भर में सामने आ गया था। शर्म से लजाकर पम्मी ने बताया था कि उसका जी खट्टा खाने को करने लगा है। दारजी तो बच्चों की तरह भंगड़ा पाने लगे थे। बीजी ने बलैयाँ ली थीं। बहू को काला टीका लगाया, उसकी नज़र उतारी, गुरुद्वारे ले जाकर माथा टिकवाया, घर में अखंड पाठ रखवाया। अब की बार बीजी ने भी पुत्र को समझाने की कोशिश की थी। पुत्तरा, कुड़ी दा पैर भारी है, मेरी गल मन, ऐसा वार ना जा। पहला बच्चा है, तू साथ होएगा तां कुड़ी चंगा महसूस करेगी। बीजी कोई निक्की बच्चे थोड़ी है पम्मी। फिर आप हो, दारजी है न, 2 छोटे वीर ने, कोई किल्ली थोड़ी है। पुत्रा, असी सारे बेगाने, उसका अपना तो बस तू ही है। कितना सच कहा था बीजी ने। आज हरदीप की मौत के बाद सब बेगानों का सा व्यवहार ही तो कर रहे हैं। हरदीप तो बेटे का मुंह देखे बिना ही चलाना कर गया। पम्मी, इंसान अपने भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करता। दिल छोटा नहीं कर दे पगली। पता नहीं क्यों जी, मेरा तो दिल ही नहीं मानता कि आप जापान जाओ। मेरी तो बस यही तमन्ना है कि जब अपना बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले आप ही उसका चेहरा देखो। चेहरे कैसे दूर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पम्मी की माँ जचगी के लिए अपनी बेटी को अपने घर ले गई थी। आजकल घर में कहाँ बच्चे पैदा किए जाते हैं। दाइयाँ तो केवल कहानियों में रह गई हैं या फिर पिछड़े हुए गांवों में। शहरों में तो बच्चे नर्सिंग होम में ही पैदा होते हैं। मायके वाले तो बस पैसे खर्चते हैं, परेशानी उठाते हैं ताकि होने वाला बच्चा उनके जमाई के नाम को आगे बढ़ा सके। पम्मी का पुत्र अपने पिता की अनुपस्थिति में ही इस दुनिया में आ गया था और हरदीप अपने पुत्र को देखे बिना ही इस दुनिया से चला गया था। अपनी रणनीति के अनुसार हरदीप बैंकॉक होते हुए टोक्यो पहुंच गया था। अपने पुराने साथियों के साथ ही जाकर रहने का ठिकाना भी कर ही लिया था। एक ही कमरे में 10-12 अवैध रूप से घुसे लड़के वहां रहते थे। कुछ एक की पत्नियां पीछे हिंदुस्तान में प्रतीक्षा कर रही थीं। कुछ एक जापान में ही विवाह करने की जुगाड़ बना रहे थे। जापानी कन्या से विवाह करने पर वो जापान में रहना वैध हो जाता है। फरीदाबाद का वैध नागरिक, खाते पीते घर का काका, जापान में अवैध काम करने को अभिशप्त था। वहाँ वो कुली भी बन जाता था तो कभी रेस्टोरेंट में बर्तन भी मांज लेता था। हर वो काम जो हरदीप अपने देश में किसी भी कीमत पर नहीं करता, जापान में सहर्ष कर लेता था। कारण झूठी शान के अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि लड़का जापान में काम करता है। काम करता है। दारजी सब समझते हैं कि काका क्या काम करता है। घर में एक वही तो है जो पम्मी की बात से सहमत है कि हरदीप को जापान नहीं जाना चाहिए। पर काके को बीजी की पूरी शय है। बीजी का मन तो इम्पोर्टेड सामान के साथ बंधा रहता है। फिर ना जाने उन्हें इम्पोर्टेड बहू के ख्याल से क्यों डर लगता था। डर तो पम्मी को भी था कि कहीं कोई जापानी गुड़िया उसके हरदीप को अपने जाल में ना फंसा ले। हरदीप को सख्त हिदायत दी थी
कि हर सप्ताह वह पम्मी को फ़ोन करेगा। हरदीप भी अपना वादा हर सप्ताह निभाता था। फिर एक सप्ताह हरदीप का फ़ोन नहीं आया। पम्मी का माथा ठनका। बीजी ने झिड़क दिया, ना जे एक हफ्ता फ़ोन नहीं आया ता हो की गया, मुंडा कहीं बिजी हो गया होगा। आजकल की लड़कियां तो अपने खसम को गुलाम बना कर ही रखना चाहती हैं। पम्मी ने भी एक गुलाम की तरह चुप्पी साध ली थी। अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा लिया था। परंतु विदेश में बैठे हरदीप का बुखार उसके शरीर में दब कर रहने को तैयार नहीं था। भेद खुल जाने के डर से डॉक्टर से दवा लेने भी नहीं जा सकते थे। दोस्त लोग मिलकर ही दवा करवा रहे थे। शरीर कमज़ोर पड़ गया था। 2 कदम चलते ही चक्कर आने लगते थे। अवैध कर्मचारी को तो रोज़ के पैसे रोज़ काम करने पर ही मिलते हैं। काम नहीं तो दाम नहीं। मन ही मन हरदीप को यह चिंता भी खाए जा रही थी। बस इसीलिए कमज़ोरी की हालत में भी काम पर निकल पड़ा था। पम्मी को हर दिन काटने को दौड़ रहा था। वह अपनी माँ से मिलने तक नहीं जा पा रही थी। अगर पीछे से हरदीप का फ़ोन आ गया तो? माँ का फ़ोन तो कई बार आ चुका था और पिताजी भी 2 बार लेने आ चुके हैं। आखिरकार पम्मी ने सेक्टर 15 से 18 के बीच की सड़क लांघने का मन बना ही लिया। सड़क पार करते हुए हरदीप को जोर का चक्कर आ गया। तेज़ रफ्तार से आती कार के ड्राइवर ने पूरे जोर से ब्रेक लगाई थी, परंतु हरदीप के जीवन का दीप गिंजा की व्यस्त सड़कों के बीचों बीच बुझा पड़ा था। हरदीप के साथियों में शोर मच गया था। हड़कंप की सी स्थिति थी। अवैध लाश, लावारिस, उसे लेने कौन जाए? हरदीप के 10 दोस्त भी तो अवैध थे। लावारिस जिंदा लाशें, जो भी लाश लेने जाएगा वही धर लिया जाएगा। पर सतनाम के पास तो वैध वीजा था। वो तो हरदीप की दोस्ती के कारण सबके साथ रहता था। फिर गुजारा भी सस्ते में हो जाता था। सतनाम ने जाकर लाश को पहचाना, पर अब लाश का करें क्या? जिंदा इंसान का हवाई जहाज़ का किराया कम लगता है, परंतु लाश को जापान से भारत भेजना बहुत महंगा सौदा बन जाता है। किसी प्रोफेशनल से लाश पर लेप चढ़वाना, ताबूत का इंतज़ाम, सरकारी लाल फीता शाही और हवाई जहाज़ का किराया। सतनाम ने सभी दोस्तों से बातचीत की। सभी बड़े दिल वाले थे। पंजाबी खून ने जोर मारा और 2 दिन में ही 3 लाख भारतीय रुपए के बराबर पैसा इकट्ठा हो गया। सभी दोस्तों ने अपने यार को श्रद्धांजलि के रूप में यह पैसा एकत्रित किया था। सतनाम भारतीय दूतावास जाने की सोच रहा था। एक नया अफसर है, नवजोत सिंह, सुना है, खासा मददगार इंसान है। दोस्तों ने टोका, यार यह एम्बेसी के चक्कर में ना पड़ो। हिंदुस्तानी एम्बेसी वाले तो बनता काम बिगाड़ने के लिए मशहूर हैं। याद नहीं पिछली बार अवतार सिंह के साथ क्या किया था? सतनाम परेशान हो उठा। भाई एक बार चलकर तो देख लें। सभी सतनाम की बात मान गए। आखिर इन सभी इल्लीगलों में एक वही तो लीगल था। गैर कानूनी ढंग से दूसरे देश में जाकर सिंह भी कैसे चूहे हो जाते हैं। नवजोत सिंह भारतीय दूतावास में पिछले साल भर से है। पिछली बार पंजाब के एक लड़के ने आत्महत्या की थी, तब भी उसी के सिर सारा काम आन पड़ा था। उस लड़के का मृत शरीर अभी तक नवजोत को झुरझुरी दिला जाता है। सतनाम सिंह की बात नवजोत पूरे ध्यान से सुनता रहा। उसने सतनाम की पीठ ठोंकी, तुम सबने तो अपनी दोस्ती निभा ली यारों। 2 दिन में 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब मुझे कुछ सोचना है। सतनाम मुंह नीचा किए खड़ा रहा। नवजोत के माथे पर पड़ते बल इस बात की घोषणा कर रहे थे कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। एक बात बताओ सतनाम सिंह, तुम कह रहे थे कि हरदीप सिंह की बीवी और एक बच्चा भी है। नवजोत ने ठंडी सांस लेकर पूछा। है जी। तुमसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? कहो न साहब जी। इस परदेश में
आप ही तो हमारे माई बाप हैं। सतनाम, अगर यह सारा पैसा इस लाश को हिंदुस्तान भेजने में खर्च हो गया तो हरदीप की बीवी को क्या मिलेगा? बस एक लाश, उस पर वो अभागन क्रियाकर्म का खर्चा करेगी, सो अलग। आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? अगर हम इस लाश का क्रियाकर्म यहीं जापान में कर दें तो इसकी अस्थियां तो मुफ्त में भारत भेजी जा सकती हैं। डिप्लोमेटिक मेल में भेज देंगे। ये पैसा उसके काम आएगा। सतनाम किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर रह गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो। उसे नवजोत सिंह बहुत अच्छा इंसान लगा क्योंकि वह जीवित व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, सिर्फ लाश के बारे में नहीं। बाबूजी, आप जो ठीक समझें वही करो जी। सतनाम ने वापस आकर सारे मित्रों को नवजोत सिंह के मन की बात बताई। सभी की आंखों में नवजोत का चरित्र पेंडुलम की तरह नायक और खलनायक के बीच झूल रहा था। बुद्ध बने बैठे थे सब। किसी भी निर्णय पर पहुंच पाना आसान था क्या? एक राय पर सभी मित्र एकमत थे कि फरीदाबाद में हरदीप की बेवा से बात की जाए। जो वह ठीक समझे वही किया जाए। फ़ोन की घंटी बजी। दोपहर का समय था। दारजी ने फ़ोन उठाया। जापान से फ़ोन था। दारजी की आवाज़ स्वयमेव ही ऊंची हो गई। हाँ जी, मैं उसका फादर बोल रहा हूँ जी। उसकी वाइफ घर में नहीं है जी। व्हाट? हेलो मिस्टर सिंह, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? मिस्टर सिंह? दारजी की गीली भर्राई हुई आवाज़ निकली। क्यों जी? काके का फ़ोन था। क्या बोला? अब वो कभी नहीं बोलेगा भागवाने, अब वो कभी नहीं बोलेगा। शुभ शुभ बोलो जी, वाहे गुरु मेहर करे। हरदीप दी बीवी काका सानू छड़ के चला गया। जापान वाले काके दा क्रियाकर्म वही करके उसके पैसे पम्मी के नाम भेज रहे हैं। तूफान का झोंका एक भूचाल की तरह आया। बीजी फटी हुई आंखों से अपने पति को देख रही थी, जिसने ऑल इंडिया रेडियो की तरह अपने पुत्र की मौत का समाचार सुना दिया था। बीजी का स्यापा घर की दीवारों की सीमा पर करके पड़ोसियों के घरों तक पहुंचने लगा था। वह बदहवास हुए जा रही थी। हरदीप के दोनों भाई भौचक्के खड़े थे। पुत्र नूता खा गई, हुण ओत से पैसे भी खा जाएगी। अकल दी बात कर कुलवंत। उस बेचारी को तो अभी तक यह भी नहीं पता कि वो विधवा हो चुकी है। दारजी को दुख और गुस्से दोनों पर काबू पाना भारी पड़ रहा था। दारजी, भरजाई को बुलाने से पहले एक बात हम आपस में तय कर लें। हमें क्या तय करना है पुत्र जी? दारजी, या तो वीर जी की लाश लेने हम दोनों भाइयों में से कोई जाएगा, या फिर बोलो पुत्र, चुप क्यों हो गए? या फिर जापान वालों से कहिए कि पैसे बीजी के नाम से भेजें। पुत्र जी, अगर तुम लाश लेने जाओगे तो क्या खास बात हो जाएगी? दारजी का गुस्सा बाहर आने को बेताब हो रहा था। दारजी, हम वहाँ वीर जी की जगह टोक्यो में रहने का चक्कर चला सकते हैं। कुलदीप ढिठाई से बोला। ओए, हरदीप की मौत से भी तुमने कोई सबक नहीं लिया? चलो जी, हम 1 मिनट के लिए मान भी जाएं कि काके दा क्रियाकर्म जापान में हो जाए तो सारे पैसे कल्दी आई कुड़ी को क्यों मिले? पुत्र तो हमारा गया है। बीजी ने कुलदीप के सुर में आवाज मिलाई। दारजी सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस औरत के साथ उन्होंने इतना लंबा जीवन बिता डाला। ओ, जिसका खसम गया है, पहले उससे तो बताओ कि वो बेवा हो चुकी है। पर दारजी, पम्मी भाभी के आने से पहले हम घर वालों को कोई फैसला तो कर लेना चाहिए। दोबारा जापान से फोन आ गया तो क्या जवाब देंगे? यह गुरप्रीत था, सबसे छोटा।
दारजी अपने परिवार को देखकर हैरान थे, क्षुब्ध थे। अपने ही पुत्र या भाई के कफन के पैसों की चाह इस परिवार को कहाँ तक गिराएगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मन किया सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लें, पर अगर वे नहीं होंगे तो पम्मी का क्या होगा। यह गिद्ध तो सामूहिक भोजन करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। पुत्र जी, आप अपने भाई और माँ के साथ फैसले करो, मैं जरा जाकर अपनी बहू को उसकी बर्बादी की खबर दे आऊं। 15 सेक्टर पर गिरी बिजली को दारजी 18 सेक्टर अपने साथ ले गए। सरदार वरयाम सिंह और सुरजीत कौर के तो पैरों के नीचे से मानो जमीन ही निकल गई। पम्मी तो चीख मारकर बेहोश ही हो गई। बस 4-5 महीने ही तो बिताए थे अपने पति के साथ। वरयाम सिंह जी, आप जी दी क्या राय है? जापान वालों को क्या जवाब दिया जाए? सरदार साहब, आप बड़े हैं, अक्लमंद हैं, दुनिया देखी है आपने। आप जो फैसला करेंगे वो तो ठीक ही होगा। सरदार वरयाम सिंह के हाथ जुड़े हुए थे। देख भाई वरयाम सिंह, यह फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरी हालत से तो तू अच्छी तरह वाकिफ है। अभी तक ना जाने कैसे सब कुछ सहेजे जा रहा हूँ। सरदार साहिब, आप जो भी फैसला करें, जरा पम्मी के भविष्य का जरूर ख्याल करें। भविष्य की बात तो बाद में सोचेंगे, अभी तो पम्मी को मेरे साथ रवाना करें। घर में 100 अफसोस करने वाले आएंगे। दारजी उठ खड़े हुए। वरयाम सिंह और सुरजीत कौर पम्मी और उसके पुत्र को लिए 15 सेक्टर की ओर चल दिए। भीमबाग और जैन मंदिर पम्मी की सूजी आंखें देखकर भी चुप थे, निरपेक्ष खड़े थे। बीजी ने सबको देखा तो उनका स्यापा और ऊंचा हो गया। दारजी ने पम्मी को अलग से बुलाया और उससे एक बार फिर वही सवाल किया। पम्मी के पास सिवाय रोने के और कोई जवाब नहीं था। दारजी के दिमाग में वरयाम सिंह की आवाज़ गूंज रही थी, जरा पम्मी के भविष्य का ख्याल ज़रूर करें। जापान से फ़ोन आया। दारजी ने फ़ोन उठाया, पम्मी की ओर देखा। पम्मी की रोती हुई आंखों में लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। बीजी, कुलदीप और गुरप्रीत की आंखें और कान दारजी की ओर ही लगे हुए थे। हाँ जी, नवजोत सिंह जी, आप ड्राफ्ट परमजीत कौर के नाम से ही बनवाइएगा और अस्थियाँ थोड़ी इज्जत से किसी कलश में भिजवा दीजिएगा। दारजी के आंसुओं ने उनकी आंखों से विद्रोह कर दिया और वे निढाल होकर जमीन पर ही बैठ गए। पूरा घर तनाव से भर गया। बीजी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। ऐस कमीनी नू ता पैसा मेरे पुत्र तो ज़्यादा प्यारा हो गया। अपने पुत्र दे आखिरी दर्शन भी नहीं कर सकांगी। खसमा नू खाणिए तेरा कख ना रहे। दारजी ने पम्मी के सिर पर हाथ फेरकर उसे कमरे में जाने को कहा। पम्मी एक लूटे पिटे मुसाफिर की तरह किसी तरह अपने कमरे तक पहुंच गई। रात को बीजी ने एक और चाल चली। सुनो जी, मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। दारजी की दर्द भरी आवाज़ उभरी। अगर कुलदीप पम्मी पर चादर डाल दे तो कैसा रहे? घर की इज्जत भी घर में रह जाएगी और अस्थियाँ और ब्रैंड ड्राफ्ट आ पहुँचे हैं। बाहर बीजी का प्रलाप जारी है। दारजी दुखी हैं और अंदर कमरे में पम्मी अपनी सूजी आंखों से कलश को देख रही है। उसने 3 लाख रुपए का ड्राफ्ट उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके पति की देह की कीमत है या उसके साथ बिताए 5 महीनों की कीमत। उसका पुत्र अभी भी जुखाम से बंद नाक से सांस लिए जा रहा है। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।
और हाँ, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और उस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।